हमेशा की तरह आज भी जब मनोज देर से घर लौटा, पांव दबा के अपने कमरे की ओर बढ़ा तो रूपम ने आवाज लगाई, कहाँ गए थे? कहीं नहीं माँ, बस दोस्तों के साथ खेलने गया था, कहता हुआ मनोज अपने कमरे में चला गया। रूपम पीछे पीछे कमरे में पहुंच गई। बोली, क्यों? यह खेल कर घर आने का समय है, इतनी रात हो गई है, अब पढ़ाई कब करोगे? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है और तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। तुम्हारे क्लास टीचर भी बोल रहे थे कि तुम नियमित रूप से स्कूल भी नहीं जाते और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाते। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? जब देखो आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, चैन से जीने भी नहीं देती। जब देखो पढ़ो पढ़ो की रट लगाए रहती हैं। पढ़कर आखिर करना भी क्या है? कौन सी नौकरी मिल जानी है? मेरे इतने दोस्त के बड़े भाई पढ़कर बेरोजगार ही तो बने पड़े हैं। इससे अच्छा है कि अभी तो मजे कर लो, बाद की बाद में देखेंगे, कहकर उसने मोबाइल में म्यूजिक ऑन कर लिया और सो गया। रूपम बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। रूपम मनोज की बिगड़ती आदतों से काफी परेशान रहने लगी थी। वह न तो पढ़ाई करता था और न ही घर का कोई काम, बस दिन भर गंदे हरकत करता रहता था। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और मोहल्ले वाले को परेशान करना, यही उसका काम था। जब भी रूपम उससे पढ़ने को कहती, वह किताब उठाता, थोड़ी देर पढ़ने का नाटक करता, फिर खाने या पीने के बहाने से उठता और दोबारा पढ़ने को नहीं बैठता। रूपम उसकी आदतों से तंग आ चुकी थी। उसे मनोज को रास्ते पर लाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मनोज के पिता एक सरकारी बैंक में अधिकारी थे। वह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बैंक के कार्यों में व्यस्त रहते थे। आमतौर पर वह रात को देर से लौटते थे। थके हारे होने के कारण वह बच्चों से ज्यादा बात नहीं करते थे। मनोज जानता था कि पापा तो घर में रहते नहीं, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं। मनोज की बहन शांति उससे छोटी जरूर थी, परंतु काफी समझदार थी और स्कूल का होमवर्क समय पर करती थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आती थी। इसके अलावा वह अपनी मम्मी के काम में हाथ भी बटाती थी। कई बार रूपम मनोज को समझाती और शांति का उदाहरण भी देती, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। मनोज स्कूल जाने के नाम पर घर से निकलता, मगर स्कूल न जाकर वह सारा समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने और फिल्में देखने में बिता देता था। इस बात को लेकर एक दिन रूपम के डांटने पर वह उल्टा रूपम को ही चिल्लाकर बोला, मुझे नहीं पढ़ना वढ़ना, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तो बनना होगा, बन जाऊंगा, वरना बाद में अपना बिजनेस करूंगा। मेरे सारे दोस्त के पापा बिजनेसमैन हैं और देखो उनके पास कितना पैसा है और मेरे पास सरकारी नौकरी में है, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या फायदा ऐसी नौकरी का? अब तो मैं और भी नहीं पढ़ूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। मनोज की इस बात से रूपम को गहरा सदमा लगा और उसने मनोज को जोर से एक तमाचा जड़ दिया। मनोज जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते अपने कमरे में चला गया। रूपम सोच में पड़ गई कि कैसे समझाए अपने लाडले को। यदि अभी से इसने मेहनत करना नहीं सीखा तो इसका भविष्य बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। यह सोचती हुई वह मनोज के कमरे में पहुंची। मनोज का सिर गोद में रखा और बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाती हुई बोली, बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ही हूँ जो तुम्हें हमेशा पढ़ने के लिए बोलती रहती हूँ। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा और कल जब तुम बड़े आदमी बनोगे तो इससे तुम्हारी ही इज्जत बढ़ेगी। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। जब तक हम हैं तब तक तुम्हें हर खुशी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन कल यदि हम नहीं रहे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारे पापा तुम्हें बिजनेस कराने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे?
और बिजनेस में सफल होने के लिए भी तो पढ़ना लिखना जरूरी है। परंतु मनोज पर जैसा पागलपन सवार था, वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसने गुस्से में अपनी किताबें कॉपियां उठाकर फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, माँ मुझे नहीं पढ़ना लिखना, आप जाओ यहाँ से। मनोज के बुरे आदत से रूपम की आंखों में आंसू आ गए। अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए वह कमरे से बाहर आ गई। वह अपनी व्यथा अपने पति समर से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह भी दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को देर से लौटते थे और खाना खाकर सो जाते थे। कई बार तो रविवार को भी उन्हें बैंक जाना पड़ता था, इसलिए उसे अपने पति से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसके सिर में तेज दर्द होने लगा था। वह अपने कमरे में आकर लेट गई। समर लौटते तो उन्होंने रूपम को लेटे हुए देखा। प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है रूपम, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसा ही सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए लेटी हुई थी। रूपम ने कहा। वह मनोज के बारे में समर को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। समर को लगा कि जरूर कुछ बात है, वरना रूपम इतना परेशान कभी नहीं रहती। वह प्यार से बोले, कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटो, आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता हूँ। यह कहकर वह रसोई की ओर मुड़ गए। रूपम से रहा नहीं गया और वह भी पीछे पीछे रसोई में पहुँच गई। तब तक समर चूल्हे पर चाय की पतीली चढ़ा चुके थे। रूपम बोली, हटो जी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि आपके लिए चाय भी नहीं बना सकूं। कभी मुझे भी मौका दे दिया करो श्रीमती जी, मैं इतनी घटिया भी चाय नहीं बनाता कि तुम्हारे गले से नहीं उतर पाए, समर बोले। समर की बातों से रूपम के होठों पर हंसी आ गई और दोनों साथ साथ चाय बनाने लगे। थोड़ी ही देर में चाय तैयार हो गई। चाय की प्याली लेकर दोनों कमरे में आए। चाय की चुस्की लेते हुए समर ने पूछा, अब बताओ क्यों इतना परेशान हो? मुझसे कुछ ना छिपाओ, हो सकता है मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई समाधान हो, और जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा। रूपम से रहा नहीं गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और भरे गले से ही उसने समर को सारी बातें बता दी। समर ने सारी बातें सुनने के बाद एक ठंडी सांस ली और रूपम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कल छुट्टी है, इस पर कल सोचते हैं मनोज को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। अभी मनोज गुस्से में होगा, अभी बात करने पर बात बिगड़ भी सकती है। सुबह दिनचर्या से निवृत्त होकर समर ने मनोज और शांति दोनों को अपने पास बुलाया और बोले, आज मेरी छुट्टी है, कहीं घूमने चलना है क्या? हाँ पापा, कब चलना है? दोनों खुशी से उछलकर बोले, बस जितनी जल्दी तुम लोग तैयार हो जाओ, समर ने जवाब दिया। यह याहू कहकर दोनों तैयार होने चले गए। थोड़ी ही देर में दोनों तैयार थे। तब तक रूपम ने नाश्ता लगा दिया। सभी ने साथ में नाश्ता किया। समर ने गाड़ी निकाली और सभी गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। अभी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि रेड लाइट हो गई और गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही 2 से 3 भिखमंगे आकर भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगे। समर ने सबको डांट कर भगा दिया। इस पर मनोज बोला, दे दो ना 2 रुपया पापा, क्या जाता है, मैं किसी को भीख नहीं देता। मैं अपनी मेहनत की कमाई भिखमंगों में नहीं बांट सकता। मनोज उन भिखमंगों को देखता रहा। वह जिस गाड़ी के पास जाते सभी उन्हें भगा देते, यहाँ तक कि पैसे देना तो दूर, लोग गाड़ी छूने पर ही उन्हें डांट देते। मनोज ने कड़ी धूप में कई और लोगों को वहाँ कुछ सामान भी बेचते देखा, पर कोई भी उनसे कुछ खरीद नहीं रहा था। सब हरी बत्ती होने का इंतजार
कर रहे थे। थोड़ी देर में बत्ती हरी हो गई और समर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। समर ने थोड़ी ही देर बाद सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और एक जूता पॉलिश करने वाले को अपना जूता पॉलिश करने को कहा। जूता पॉलिश होने के बाद उन्होंने मोची को 2 रुपए का सिक्का पकड़ाया और चल दिया। मनोज ने पूछा, इतनी मेहनत के बस 2 रुपए? बेटा, जो लोग बचपन में पढ़ने लिखने में मेहनत नहीं करते, बाद में उन्हें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं। मनोज सोच रहा था कि एक ओर हम लोग एसी कार में चल रहे हैं, दूसरी ओर इन्हें कड़ी धूप में 1 से 2 रुपए के लिए कितनी मेहनत एवं संघर्ष करना पड़ रहा है। अब वह लोग शहर में लगे एक मेले में पहुँचे। मेले में वह सभी खूब घूमे फिरे, खाए पिया, मस्ती की। इस तरह से शाम हो गई और वह गाड़ी में बैठकर वापस चल दिए। वापस लौटते हुए समर ने अपनी गाड़ी एक बड़े से गेट पर रोक दी। गेट पर लिखा था मोहन कुमार IAS जिला अधिकारी। गेट पर 4 पुलिस वाले खड़े थे। पापा ने उन्हें अपना कार्ड दिखाया और बोले, DM साहब ने बुलाया है। उनकी गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लेकर पुलिस ने गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत दी। बंगले में प्रवेश करते ही मनोज ने देखा कि कितना बड़ा और सुंदर बंगला था। चारों ओर बड़े बड़े पर्दे लगे थे, झूलने के लिए झूला और खेलने के लिए गार्डन और न जाने क्या क्या। इस बंगले के सामने उसका फ्लैट बिल्कुल छोटा लगने लगा था। गाड़ी पार कर DM साहब के बंगले के अंदर जाने से पहले समर ने दरबान से अपना कार्ड अंदर भिजवाया तो तुरंत उसे बैठक में ले जाया गया। मनोज ने देखा कि वह घर बाहर से जितना बड़ा था, अंदर से उतना ही शानदार एवं खूबसूरत था। घर में कालीनी बिछा था और बड़े बड़े एवं खूबसूरत सोफे लगे थे। पूरा कमरा तरीके से सजा था। एक नवजात युवक ने कमरे में प्रवेश किया और सबका अभिवादन किया। उसने टेबल पर घंटी बजाई तो तुरंत भागता हुआ एक दफ्तरी अंदर आया और सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उस युवक ने कहा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। समर ने उस युवक की परिचय सबसे कराते हुए कहा, इनका नाम मोहन है और ये हमारे पुराने दोस्त के बेटे हैं और हाल ही में ये इस शहर के नए DM बनकर आए हैं। रात को मैं हमेशा देर से घर लौटता हूँ। आज छुट्टी थी और इन्होंने बुलाया तो सोचा कि आज ही हम इनसे भी मिल लेते हैं। DM साहब का परिचय पाकर मनोज और शांति भैया भैया कहकर उनके पास जाकर बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। मनोज ने उनसे कहा, भैया आपके तो बड़े ठाट हैं, आप तो इस शहर के सबसे बड़े अधिकारी हो, कैसे बने इतने बड़े अधिकारी? मुझे भी बताओ ना भैया, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। क्या मैं आपकी तरह बड़ा आदमी बन सकता हूँ? क्यों नहीं, बस अभी से मन लगाकर पढ़ोगे और अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर तुम भी मेरी तरह किसी शहर के DM बनकर या उससे भी बड़े आदमी बनकर आराम की जिंदगी जी सकोगे। मोहन बोले। थोड़ी देर में मोहन भैया ने सबको खाने की टेबल पर आमंत्रित किया, जहां अनेक प्रकार के व्यंजन रखे थे और उन्हें सलीके से सजाया गया था। स्वादिष्ट खाना देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और सबको भूख भी लग गई थी। सबने खूब खाना खाया। खाना खाने के बाद मोहन भैया सबको गाड़ी तक छोड़ने आए। गाड़ी में बैठने के बाद सबने मोहन भैया को बाय किया और वापस अपने घर की ओर चल दिए। लौटते समय सब आपस में बातचीत कर रहे थे, पर मनोज चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ सोचने में मगन था। लौटते लौटते काफी रात
हो गई थी। घर पहुंचने के बाद सब काफी थक गए थे, इसलिए सोने चले गए। थोड़ी देर बाद ही समर ने रूपम से कहा कि जाकर देखो दोनों बच्चे अच्छी तरह से सो गए हैं ना। रूपम ने जाकर देखा तो शांति अपने कमरे में सो गई थी, परंतु मनोज के कमरे की लाइट जल रही थी। कमरे से तेज गाने के आवाज आने के बजाय आज उसका कमरा बिल्कुल शांत था, परंतु कमरे की लाइट जल रही थी। रूपम ने सोचा कि आज वह थक कर सो गया होगा, कमरे की लाइट बुझा देती हूँ। भावुकता बस उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मनोज अपनी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। रूपम को आश्चर्य हुआ और वह बोली, बहुत रात हो चुका है, सो जाओ। बेटा कल पढ़ाई कर लेना। नहीं माँ, मैं पहले ही बहुत समय खो चुका हूँ। अब मैं तो बस मोहन भैया की तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। आप जाओ, सो जाओ, मुझे अभी बहुत पढ़ना है। मनोज की बातें सुनकर रूपम की आंखों में आंसू आ गए, पर आज उसकी आंखों में आंसू खुशी के थे। वह तेज कदमों से अपने कमरे में आ गई, जहां समर उसका इंतजार कर रहे थे। वह समर के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, जो बात मैंने मनोज को महीनों में नहीं समझा पाई, आपने सिर्फ एक ही दिन में उसे समझा दी। समर ने रूपम से कुछ ना कहा, बस रूपम की पीठ सहलाने लगे, और आज ना जाने रूपम को समर का ऐसा लहलाना कुछ अजीब सा सुकून दे रहा था। एक ऐसा सुकून जो उसे थोड़ी ही देर में एक संतोष भरी नींद के आगोश में ले गया।